हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन एक्शन मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है मिशन पॉसिबल। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में देखते हैं एक चेक पोस्ट जहां एक ट्रक को रोका जाता है। ये चाइनीज पुलिस थी जो उनके इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही थी और उन्हें शक था कि इस ट्रक में गन लोड करके साउथ कोरिया स्मगल किया जा रहा है। और तभी ट्रक में बैठे लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं जिसमें कई पुलिस वाले मारे जाते हैं और वो लोग ट्रक को लेकर भाग जाते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक आदमी पे जो चाइनीज इंटेलिजेंस का है और जिसने उन हथियारों को ले जाने में हेल्प की थी। और वो अपने इंटेलिजेंस चीफ को बताता है कि उसने वो गन्स नॉर्थ कोरिया भिजवाई है, जबकि नॉर्थ कोरिया ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। तो चीफ उसे मार देता है और अपने टीम लीडर मिस्टर चौ को ऑर्डर देता है साउथ कोरिया में बैठे उनके एजेंट को एक्टिव करने के लिए, जो इस स्मगलिंग नेटवर्क का पता लगाकर उसे बंद करेगा। और इसके लिए वो कोरियन इंटेलिजेंस की हेल्प लेने को भी बोलता है। तो इस मिशन पे जो चाइनीज एजेंट काम करेगी उसका नाम है डाही, जो अभी ट्रेनी है और चाइनीज इंटेलिजेंस से जानते हुए भी कि वो ये मिशन कंप्लीट नहीं कर सकती और शायद से उसकी जान भी जा सकती है, वो उसे इस मिशन पे भेजते हैं। यानी ये पूरा ही मिशन चाइनीज इंटेलिजेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, वो बस साउथ कोरिया की एजेंसी के साथ हुए कोऑपरेशन डील की खाना पूर्ति कर रहे थे। अगली सीन में मिस्टर चाओ कोरिया आता है और मिराज नाम के कोरियन एजेंट से मिलता है जो उनके साथ काम करने वाला था, पर ये पूरा मिशन प्राइवेट होगा और इसके लिए चाइनीज इंटेलिजेंस मिराज को पे भी करेगी। तो मिराज डा ही को उसके ऑफिस में भेजने को बोलता है और अगले सीन में खुद एक प्राइवेट डिटेक्टिव हान के पास आता है जिसका ऑफिस वो अक्सर अपने काम के लिए रेंट पे यूज करता है और कभी कभार उससे हेल्प भी लेता है। और इस बार भी वो उसे शाम तक सारे अरेंजमेंट करने को बोलता है। अगर हान की बात करें तो वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है जो सामान खोने से लेकर बॉयफ्रेंड स्टॉकिंग, बॉयफ्रेंड चीटिंग, किसी की इन्फॉर्मेशन निकालना, यहाँ तक कि किसी के खोए हुए कुत्ते तक को ढूंढने का काम लेता है। यानी वो सारे काम जिसमें उसे पैसे मिलते हो। तो शाम वो भी अपने ऑफिस को मिराज के लिए तैयार करके उसका वेट करने लगता है, पर इधर मिराज जब आता है तो रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उधर डा ही उससे मिलने के लिए हान के ऑफिस पहुंच जाती है और मिराज की जगह हान से मिलती है और उसे ही कोरियन एजेंट समझ के पैसे दे देती है। वहीं हान को लगता है कि वो यानी डा ही एक पुलिस वाली है जिसे मिराज ने भेजा है और उसे उसके साथ ही काम करना है। और डा ही उसे पूरा मिशन समझाने लगती है, पर तभी वहां पे एक लेडी आती है अपने खोए हुए कुत्ते को खोजने का ऑर्डर देने के लिए और इसके लिए वो हान को गोल्ड भी ऑफर करती है, जो देखकर हान तुरंत ही उसके काम करने को तैयार हो जाता है। एंड डा ही वाज लाइक वो ये सारे काम भी करता है, जिस पे हान बोलता है कि हाँ वो सारे काम जिसमें उसे पैसे मिले वो सभी काम करता है। जिसके बाद डाही उसे पूरा मिशन समझाती है कि उन्हें कोरिया में चाइना से लाए गए गन की स्मगलिंग रोकनी है और उसके मास्टरमाइंड को पकड़ना है, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले पार्क नाम के एक आदमी को पकड़ना होगा जो रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना से कोरिया इंपोर्ट कराता है। पर अभी कुछ दिनों पहले ही उसने 5000 टीटीपी पिस्टल्स को चाइना से कोरिया स्मगल किया है। जो सुनते ही हान ये मामला पुलिस को देने को बोलता है क्योंकि ये काम प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए बहुत ही बड़ा है। जिस पे डाही बोलती है कि पुलिस को एविडेंस चाहिए और वो लोग एविडेंस कलेक्ट करके पुलिस को देने वाले हैं, जिससे हान समझ जाता है कि डा ही पुलिस वाली नहीं है और शायद से कोरियन इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। तो इसलिए उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है क्योंकि इसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। और अगले सीन में डा ही के साथ एक टेंगो कैफे में आता है जहां पार्क अक्सर आया करता है। यहाँ डा ही पार्क के साथ डांस करते हुए धीरे से उसका फोन चुराकर हान को दे देती है ताकि वो उसकी क्लोनिंग कर सके, पर वो फोन फ्लिप फोन था जिस वजह से हान उसकी क्लोनिंग नहीं कर पाता। पर वो उसके फ़ोन में एक मैसेज देखता है जो पार्क ने जॉन नाम के एक आदमी को की थी, वो भी धमकी देते हुए कि अगर उसने उससे बात नहीं की तो वो पुलिस के पास चला जाएगा। जिसके बाद वो पार्क को किसी तरह उसका फ़ोन वापस करता है और तभी उसे यानी पार्क को किसी की कॉल आती है जिसे रिसीव करने वो कैफे से बाहर जाता है और तभी बाइक पे बैठा एक आदमी आता है जो उसे कुछ इंजेक्ट करके भाग जाता है, जिसके तुरंत बाद ही उसकी यानी पार्क की डेथ हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में डाही और हान को पुलिस स्टेशन देखते हैं जिनसे पुलिस पार्क की डेथ को लेकर पूछताछ करती है और दोनों ही एक दूसरे को पहचानने से मना कर देते हैं और साथ ही बताते हैं कि आज कैफे में उनका पहला दिन था तो वो पार्क को भी नहीं जानते। और चूंकि पार्क की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी तो पुलिस भी उन्हें जाने देती है, पर उनके चीफ को उन दोनों के बयानों पे भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो उन पे नजर रखने को बोलता है।
वहीं वापस जाते समय डा ही हान को बताती है कि किसी ने पार्क का मर्डर किया है और उन्हें उस आदमी को पकड़ना होगा। पर हान, जिसे पूरे मिशन की सच्चाई नहीं पता, वो ये सब कुछ पुलिस को हैंडल करने को बोलता है, जिस पे डाही उसे दिए पैसे वापस करने को बोलती है। तो हान चुपचाप कॉपरेट करने को तैयार हो जाता है और उसे पार्क के फोन से जॉन को भेजे हुए मैसेज के बारे में भी बताता है। वहीं रियल मिराज को देखते हैं, जो एक्सीडेंट के बाद से हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर को लगता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी, क्योंकि रिकॉर्ड में उसकी फैमिली का नामो निशान ही नहीं है। अगले दिन डाही हान को एक न्यूज दिखाती है जिसमें किसी ने रेडियो गैंग के लीडर को गोली मार दी थी। ये न्यूज़ बड़ी इसलिए थी क्योंकि कोरिया में गन कल्चर नॉर्मल नहीं है, इसीलिए खुलेआम किसी को गोली मारने का मतलब था कि स्मगल करके लाए गए पिस्टल्स की खरीद फरोख्त चालू हो गई है और उन्हें कैसे भी करके ये सब रोकना होगा। तो नेक्स्ट सीन में हान उसे एक फॉर्चून टेलर के पास लाता है, जो गैंगस्टर्स के बीच में काफ़ी फेमस है और उनकी इन्फॉर्मेशन भी रखता है, जो उन्हें बताता है कि रेडियो गैंग का लीडर गांगनम डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी अच्छी पकड़ रखता था और वो गन कल्चर से भी दूर रहता था, और उन्हें एक्स गैंग के बारे में बताता है जिनका हाथ उस लीडर के मर्डर में हो सकता है। तो डा ही को लगता है कि स्मगलर्स रेडियो और एक्स गैंग को भड़काने का काम कर रहे हैं ताकि वो लोग आपस में भिड़ जाए और वो स्मगल किए हुए पिस्टल्स को बेच सके, और अगर अभी रेडियो गैंग ने कोई एक्शन नहीं लिया तो वो लोग एक्स गैंग को भड़काने का काम करेंगे, इसीलिए उन्हें एक्स गैंग पे नजरें रखनी होंगी। तो अगले सीन में वो एक्स गैंग के लीडर के पास पुलिस वाले बनकर पहुंचते हैं और रेडियो गैंग के लीडर की मर्डर की पूछताछ करते हैं। पर एक्स गैंग का लीडर बताता है कि उसने पहले ही पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दे दी है, प्लस उसका रेडियो गैंग के लीडर के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। पर डा ही और हान की हरकतों को देखकर उसे डाउट होने लगता है कि शायद से दोनों पुलिस वाले नहीं है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक आदमी अचानक से शूट करता हुआ अंदर आता है और एक्स गैंग के लीडर को मार डालता है, जो देखकर तो हान की हालत ही खराब होने लगती है और अगले सीन में वो खुद को इस मिशन से ही दूर कर लेता है। पर डा ही उसे और पैसे ऑफर करती है, जिसके बाद वो उसे एक हैकर के पास लाता है ताकि एक्स गैंग के लीडर के फोन को, जो वो अपने साथ ले आए थे, उसमें से और इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और उन्हें पता चलता है कि एक्स गैंग किसी से गन की डील करने वाली थी और इस सिलसिले में 3 दिन पहले उनकी किसी किम नाम के बंदे से बात हुई थी, जिसके बाद वो लोग किम का एड्रेस निकालकर उसके पते पर पहुंचते हैं। पर तब तक किसी ने उसका भी मर्डर कर दिया था और उसे एक सुसाइड दिखाने की कोशिश की थी। किम एक ब्रोकर था और उसके आईडी से पता चलता है कि वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करता था, जिसके बॉस का नाम जॉन था, वही जॉन जिसे पार्क ने धमकी दी थी। इधर पुलिस एक्स गैंग के ऑफिस पहुंच जाती है उनके लीडर के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उन्हें ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा में डाही और हान दिख जाते हैं। वहीं डाही को किम के फोन से पता चलता है कि अगले दिन जॉन एक होटल में पार्टी देने वाला है, जहां वो उन कोरियंस को इनवाइट कर रहा है जिन्हें फॉरेन में अडॉप्ट किया गया हो। तो डाही भी उस पार्टी में जाने का डिसाइड करती है ताकि जॉन की और इन्फॉर्मेशन निकाल सके। वहीं देखते हैं कोरियन इंटेलिजेंस की टीम को, जो दूर से इन दोनों यानी डाही और हान पे नजरें रखे हुए थे। उन्हें डाही के बारे में पता चलता है कि वो अभी भी एक ट्रेनी है और चाइनीज एजेंसी ने जानबूझकर उसे मरने के लिए यहाँ भेजा है, जिसके बाद वो लोग उन्हें ब्लेम करेंगे। वहीं हान पे उन्हें डाउट होता है कि वो उनका एजेंट नहीं है। इधर हम उन स्मगलर्स को देखते हैं जो चाइना से गन लेकर आए थे, और उनके साथ उस आदमी को भी देखते हैं जिसने एक्स गैंग के लीडर का मर्डर किया था। यानी अब तक जितने भी मर्डर हुए थे उन सभी के पीछे इन स्मगलर्स का ही हाथ था, ताकि वो सभी में डर और गलतफहमी पैदा कर सके और अपने गन की सेल्स बढ़ा सके। इधर नेक्स्ट डे डाही और हान अच्छे से रेडी होकर जॉन की पार्टी में पहुंचते हैं और खुद को किसी XYZ कंट्री का ABC सिटीजन बताते हैं। XYZ इसलिए क्योंकि हमारी धरती जिस पे हम रहते हैं उस पे इस नाम की कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, प्लस ABC नाम इसलिए क्योंकि उसमें लैटिन थे, स्पेनिश थे, रशियन थे, इटालियन, सारे स्वाद सारे टच आ रहे थे। खैर, यहाँ बातों बातों में डाही जॉन के कपड़े पर एक बग लगा देती है जिसके थ्रू वो उसकी सारी बातें सुन सके। वहीं पुलिस को किम के डेथ के बारे में भी पता चलता है और वहाँ उसके घर पे उन्हें हान की आईडी भी मिलती है, जिसके बाद तो पुलिस चीफ को और उन दोनों पर डाउट होने लगता है क्योंकि उनकी मौजूदगी हर मर्डर सीन पर पाई गई है। वहीं जॉन की पार्टी में उन स्मगलर्स को भी देखते हैं जो जॉन के लिए काम करते हैं, यानी कि जॉन ही इन सब का मास्टरमाइंड है, और वो आदमी जिसने एक्स गैंग के लीडर का मर्डर किया था वो डाही और हान को पहचान लेता है क्योंकि उस दिन उसने उन्हें एक्स गैंग के लीडर के ऑफिस में देख लिया था। वहीं उस पार्टी में एक्स गैंग के मेंबर्स भी जॉन से मिलने आते हैं, जिन्हें डाउट था कि उनके बॉस का मर्डर जॉन ने ही करवाया है, पर जॉन इसे साफ इनकार कर देता है और उल्टा उन्हें किसी दूसरे गैंग के नाम पे भड़काता है ताकि वो लोग उससे गन्स खरीदने को तैयार हो जाएं। और ऐसा होता भी है। एक्स गैंग गन की डील के लिए तैयार हो जाती है और जॉन उनसे शाम तक का टाइम मांगता है सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए, और वहीं डाही भी उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है।
और हान मस्त खाना खाने में लगा हुआ था। और बात भी सही थी, आदमी पार्टी में खाने ही तो जाता है। इधर जॉन के आदमी उसे डाही और हान के बारे में बता देते हैं। जो बात जैसे ही दोनों को पता चलती है, दोनों वहां से भागते हैं, पर जॉन के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक फनी सी फाइट के बाद दोनों को जॉन के पास लाया जाता है, जिसके सामने दोनों एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं और एक झूठी कहानी पेश करते हैं। हान बताता है कि वो एक छोटा मोटा प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसे डाही ने हायर किया था किम पे नजरें रखने के लिए, जो आज यहाँ पार्टी में भी आने वाला था, और डाही को गोल्ड डिगर बुलाता है जो किम को उससे पैसे ऐंठने के लिए फंसाना चाहती थी। पर जॉन पूछता है कि वो लोग एक्स गैंग के ऑफिस में क्या कर रहे थे, जिस पे हान अनजान बनते हुए बोलता है कि वो वहाँ पे किम को फॉलो करते हुए पहुंचा था, इसीलिए वो इनोसेंट है और उसे छोड़ दे। तो जॉन उसके सामने एक शर्त रखता है जिसे पूरी करने के बाद वो दोनों को ही जिंदा छोड़ देगा। उसके आदमी उसे पुलिस स्टेशन के सामने लाते हैं और गन देकर सारे पुलिस वालों को खत्म कर देने को बोलते हैं। ऐसा करने के पीछे कारण था कि इससे लोगों में दहशत होगी, उनके अंदर ये डर बैठ जाएगा कि उनकी कंट्री और वो सेफ नहीं है, जिससे कि वो लोग जो गन कल्चर से दूर रहते थे वो उसे सपोर्ट करेंगे, गैंग्स के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी और वो भी बल्क में गन्स का ऑर्डर देंगे। पर हान उल्टा जॉन के आदमियों पर ही गोली चला देता है और उनकी ही कार लेकर वापस से होटल में आता है। पर तब तक जॉन डाही को लेकर वहां से जा चुका था और होटल से बाहर आते ही पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में पुलिस चीफ उससे पूछताछ करता है और हान उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि वो कोरियन इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा था और जॉन ने उसके पार्टनर को कैप्चर कर लिया है। पर जब इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस चीफ उससे डाही को कॉल करवाता है तो वो उससे बहुत ही नॉर्मली बातें करती है, जिससे कि पुलिस चीफ को लगता है कि हान झूठ बोल रहा है। पर तभी वहाँ पे कोरियन इंटेलिजेंस की टीम आती है जो अकेले में हान से कुछ बातें करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि हान इससे पहले स्पेशल सर्विस ग्रुप में था और उसने कोरियन इंटेलिजेंस के साथ मिलकर थाईलैंड में कोई ऑपरेशन भी कंडक्ट किया था, जहाँ उसे दिए गए ऑर्डर्स को ना फॉलो करने के चलते उसे जॉब से निकाल दिया गया था। अभी उसे डाही की सच्चाई बताई जाती है कि वो चाइनीज एजेंट है जो यहाँ एक मिशन पर भेजी गई है जिसमें उसका मरना तय है और उसे बचाने के लिए वो भी यानी कोरियन इंटेलिजेंस भी कोई एक्शन नहीं लेने वाली। जो बात हान को गुस्सा दिलाती है क्योंकि ऐसा ही कुछ उन्होंने थाईलैंड में भी किया था। जब ऑपरेशन के दौरान उसके स्पेशल सर्विस के एक साथी को हेल्प की ज़रूरत थी तब कोरियन इंटेलिजेंस पीछे हट गई थी, पर हान ने उनके ऑर्डर्स को ना मानते हुए अपने साथी की जान बचाई थी, जिसके बाद से उसे जॉब से निकाल दिया गया। और अब दोबारा वो लोग वही काम कर रहे थे, पर हान इस बार भी वही करता है जो उसे सही लगता है। वो इंटेलिजेंस की टीम के चले जाने के बाद पुलिस से उसकी गन छीनकर उन्हें अपने गन पॉइंट पे ले लेता है और चीफ की कार लेकर वहां से भाग जाता है। दरअसल जब उसने डाही से बात की थी तभी उसने यानी डाही ने उसे कोड वर्ड में बता दिया था कि वो अभी इस वक्त कहाँ पे है। इधर जॉन डाही को बताता है कि वो कोरिया में रिवॉल्यूशन ला रहा है, वो यहाँ के लोगों को रियल मैन बना रहा है और तब तक एक्स गैंग के मेंबर भी अपना ऑर्डर लेने आ जाते हैं, तो जॉन उन्हें अटेंड करने लगता है। वहीं हान सीधा डाही के पास आता है और जब उसे लेकर भागने वाला होता है तभी वहां जियोन का वो आदमी जिसने एक्स गैंग के लीडर का मर्डर किया था वो वहां पहुंचता है, जिसके साथ दोनों की फाइट होने लगती है। वो किसी तरह उसे घायल करके वहां से भागते हैं और वो आदमी ये बात अपने बाकी साथियों को बताता है जो दोनों की तलाश में लग जाते हैं। और इधर एक्स गैंग भी उन गन्स की टेस्टिंग के नाम पे इस लड़ाई में शामिल हो जाती है और धीरे धीरे एक एक करके वो एक दूसरे के मेंबर्स को ही मारते जाते हैं, जिसके बाद हान और डाही सीधा जियोन के पास आते हैं जो वहां से भागने की कोशिश करता है और पकड़े जाने पर उन्हें भी उसके साथ काम करने का ऑफर देता है। पर अगले ही सीन में उसे एक्स गैंग के मेंबर्स के साथ जेल में देखते हैं। वहीं उस जेल में हान भी कैद होता है क्योंकि उस पे अभी भी बहुत सारे रूल्स तोड़ने के इल्जाम थे, तो कोरियन इंटेलिजेंस उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है, पर इस शर्त के साथ कि अब से उसे उनके लिए काम करना होगा। वो लोग फिर से चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं जिसमें उसे फिर से डाही के साथ काम करना होगा। नेक्स्ट सीन में डाही और हान को एक साथ देखते हैं जिन्हें उनके नेक्स्ट मिशन के बारे में बताया जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो लेडी जो हान के पास अपने कुत्ते की खोज कराने आई थी वो एक्चुअल में एक एजेंट थी जो अक्सर मिराज के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर किया करती थी और इसके लिए वो गोल्ड बार में एक चिप लगाकर उसे दिया करती थी। यानी कि जो बार उसने हान को दिया था वो एक नॉर्मल बार नहीं था बल्कि उसके अंदर कोई चिप लगी थी जिसमें नॉर्थ कोरिया की कोई इन्फॉर्मेशन थी, पर बदकिस्मती से हान ने वो गोल्ड बार ही बेच दी। क्या एजेंट बनेगा रे तू। और अगले सीन में दोनों को नेक्स्ट मिशन के लिए रशिया जाते देखते हैं, वो भी नाव पे, एंड आई डोंट नो कि वो इस बार वापस आएंगे या नहीं। और वहीं रियल मिराज को देखते हैं जो अभी भी हॉस्पिटल में है, जिसकी याददाश्त जा चुकी है और एक बार फिर से उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।